हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट। इसमें हम आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स की बात कर रहे थे या प्रमुख अंगों की बात कर रहे थे। इनमें हमने काफ़ी पढ़ चुके थे। हम आर्थिक नीतियों के बारे में बात कर रहे थे। कई प्रकार की आर्थिक नीतियाँ बनाई गई हैं, जैसे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बजट नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति, आयात निर्यात नीति, खनिज नीति, ईटीसी। अब ये थोड़ा पेज डिस्टर्बेंस हो गया है। ये यहाँ पर है इसका नेक्स्ट। रोजगार नीति, मजदूरी नीति, व्यापार नीति, परिवहन नीति, मूल्य नीति आदि अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग जो हमारे हम समझें कि इन चीज़ों की समस्याओं को अलग अलग नीति बना करके दूर की जा सकती है। तो वो सारी चीज़ों के स्टेप्स उठाए गए हैं ताकि उन चीज़ों से संबंधित, उन सेक्टर्स से संबंधित कार्यकलापों पर नियंत्रण और नियमन किया जा सके। नेक्स्ट है आपका प्रभावित करने वाले अंगों में मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार की दशाएं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट कंडीशंस। जहां एक और मुद्रा बाजार अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करके अर्थतंत्र को गति प्रदान करते हैं, वहीं पूंजी बाजार क्या करते हैं, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पूंजीगत साधनों की आपूर्ति करते हैं। चूंकि आधुनिक अर्थतंत्र में वित्तीय साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, अतः मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार की दशाएं अथवा परिस्थितियां आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। इनमें यदि समृद्धि आती है तो आर्थिक पर्यावरण भी अनुकूल होता है। इन दोनों ही बाजारों में यदि मंदी और निष्क्रियता आती है तो वो भी बुरी तरीके से प्रभावित होता है। इसलिए भारत सरकार ने 1991 से 92 में दोनों मार्केट्स के पर्याप्त विकास के लिए कई सुधार लागू किए, जैसे नरसिम्हन समिति लागू की, वाघुल समिति लागू करी इन दोनों मार्केट्स के लिए। इसके अलावा ये देखिए कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार का संगठित होना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही मार्केट जितने ज़्यादा सही प्रॉपर संगठन की उचित संगठन में संगठित दशा में होंगे उतने ही सही होंगे, और अगर असंगठित होंगे तो वो जो असंगठित होगा वो अमौद्रिक क्षेत्र की श्रेणी में आ जाएगा और वो कहीं काउंटेबल ही नहीं होगा। प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दशाएं भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। कम से कम लागत पर अधिक उत्पादन करने के लक्ष्य के लिए या अधिकतम उत्पादन अधिकतम लाभ के लक्ष्य के लिए नए नए वैज्ञानिक आविष्कार, नई नई नीतियाँ, नई नई प्रौद्योगिकी, उनका विकास होता जा रहा है और उनके माध्यम से नई नई वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। नए कच्चे माल का वो जो एक ऑप्शन है वो ढूंढा जा रहा है, नए मार्केट्स की खोज की जा रही है। तो उस वजह से हम देखें आर्थिक पर्यावरण जो है हमारा वो आज बहुत विस्तृत और गतिशील हो गया और भविष्य में भी यह इसका स्वरूप और ज़्यादा गतिशील हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की हम बात करें, इंटरनेशनल कंडीशंस की, तो विश्वव्यापीकरण के इस युग में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव आर्थिक पर्यावरण पर हुआ है, होना ही था। ये प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा विकास एवं समृद्धि प्राप्त करने को प्रयासरत है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की भी बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनती जा रही है। अकेला एक देश ही हम अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं चला सकता, उसको अन्य देशों से अपना व्यापार करना पड़ेगा, अन्य देशों से टर्म्स बनाए रखने पड़ेंगे। इनके अलावा मान लो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की व्यवस्था है तो व्यापार के लिए, पर्यावरण के लिए ये फलदायी है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय तनाव है, युद्ध है, घृणा का वातावरण है तो वो आर्थिक पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालेगा। जैसे आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ लिए, भारत और चाइना के मध्य अगर कंडीशंस बहुत ही क्रिटिकल है तो वहाँ आर्थिक पर्यावरण की जो गतिविधियाँ होंगी वो थोड़ी अवरुद्ध हो जाएंगी, और यदि उनके बीच में शांति कायम है तो उनको भी बढ़ावा मिलेगा, नए नए समझौते होंगे, एमओयूज़ पर साइन होंगे। तो वो आर्थिक पर्यावरण को हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी प्रभावित करती है। जैसे भारत ने पोखरण जो परीक्षण किया था तो विकसित देशों के गुटों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए हैं, और अभी भी कोई देश कोई परीक्षण करता है तो उसका कहीं ना कहीं बायकॉट कर दिया जाता है। इसके अलावा 2008-9 की वैश्विक मंदी से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित किया। अब जबकि वो मंदी अमेरिका के लिए ज़्यादा नुकसानदायक रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं आपके देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, चाहे वो कम मात्रा में हो या ज़्यादा। पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता भी बढ़ी है, अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो लोगों के मन में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ी है, त्यों त्यों उद्योगों की स्थापना, उनके प्रदूषण से मुक्ति, इसके अलावा उन उद्योगों पर
कठोर नियम बनाना जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिर उनके लिए कुछ और सुधार, पर्यावरण सुधार के लिए उनको कुछ और कार्य करने को देना, ये सारे मुद्दे महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। ऐसा न हो कि मानव अपने स्वार्थ के लिए या अपने अधिकाधिक लाभ के लिए, या हम कहें कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार से तकनीकी के और से अधिक उपयोग करने के लिए, ऐसा ना हो कि वो इतना ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर दे या पर्यावरण को इतनी क्षति पहुंचा दे कि उसकी क्षतिपूर्ति करना बाद में मुश्किल हो जाए। तो उसके लिए जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आर्थिक विकास को आगे चलकर नकारात्मक जो प्रभाव हैं वो देखने को ना मिले और आर्थिक पर्यावरण को भी गति मिलती रहे, पर्यावरण संरक्षण भी होता रहे। अन्य दशाओं की हम बात करते हैं। अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति, आर्थिक नियोजन, बचत एवं पूंजी निर्माण की दरें, साहसी एवं नवप्रवर्तन, श्रम कानून एवं श्रम दशाएं, शिक्षा प्रणाली एवं कौशल विकास तथा विदेशी सहायता एवं विदेशी निवेश, ये सब भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इकोनॉमी। अब कई देशों में जो है वो दोहरी प्रकृति की अर्थव्यवस्था है, जैसे विकसित राष्ट्रों में उद्योगों, व्यापार एवं सेवाओं में कार्यरत शहरी जनसंख्या का बाहुल्य है। उन्हें जीवन स्तर की काफ़ी आधारभूत सुविधाएं भी सुलभ है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या वहाँ पर नगण्य है और कृषि में जनसंख्या का 4 से 10% ही लगा हुआ है। और विकासशील देशों की हम बात करें तो कृषि प्रधान जो अर्थव्यवस्थाओं में हैं, जो विकासशील देश है जैसे भारत है, इनमें ग्रामीण जनसंख्या का 60% से अबोव, किसी में 80 to 85% निर्भर है कृषि पर, और उनका जीवन स्तर भी उतना अच्छा नहीं है, उनके पास उतनी आधारभूत सुविधाएं नहीं है। भारत में जनसंख्या का 69% 69% भाग जो है वो गाँवों में निवास करता है। कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र उनके जीवन यापन का मुख्य आधार है, जबकि शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31% है और वे व्यापार, उद्योग और सेवाओं में कार्यरत है। उनका आय स्तर भी ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा ऊंचा है, जीवन स्तर भी ऊंचा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक सुविधाएं ही नहीं है। इस वजह से ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर पलायन कर रही है और शहरीकरण विकास की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। तो दोनों ही सेक्टर्स में आर्थिक और कई प्रकार की असमानताएं देखने को मिल रही है, और ये अंतराल जो है, ये जो विषमताएं बढ़ती जा रही है, वो आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करके विकास की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहा है। सेकंड है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया हो गई जिसके अंदर सरकार केंद्रीय संस्था अर्थव्यवस्था के समग्र सर्वेक्षण के आधार पर उत्पादन और वितरण से संबंध में महत्वपूर्ण डिसीजन लेती है और उन डिसीजंस के लिए नीतियां बनाती है और उन्हें क्रियान्वित करती है। जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, किन क्षेत्रों में उनका वितरण किया जाए, साधनों का अनुरक्षण और विकास कैसे किया जाए, इन सब के लिए योजनाएं बनाती है और उन्हें क्रियान्वित करती है। योजनाओं के इन आर्थिक नियोजन के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित रखने का प्रयास किया जाता है। 1951 से भारत में आर्थिक नियोजन द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में मूलभूत एवं तीव्रगामी परिवर्तनों से तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया है। गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को दूर कर सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ है। 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी भारत की 2012 से 17, जिसका पंचवर्षीय पीरियड था, उसको पहले ही समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर आपका थिंक टैंक आया गया। योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग के माध्यम से वर्ष भर के लिए योजनाएं लागू की जा रही है और क्रियान्वित की जा रही है। इसके पहले योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बचत एवं पूंजी निर्माण दरें, रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन। देश में बचत एवं निवेश की ऊंची दरें तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, जबकि बचत व निवेश की नीची दरें विकास की गति को धीमी करती है। बचतों में वृद्धि उन्हें पूंजी निर्माण में लगाने से आर्थिक विकास को विकासोन्मुखी बनाने में
मदद मिलती है। जैसे जैसे आप सेविंग्स करेंगे वैसे वैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के फलस्वरूप उत्पादन, प्रोडक्शन, आपका एम्प्लॉयमेंट, सारी चीज़ें बढ़ेंगी, कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ेगा। और अगर सेविंग्स आपकी जो है उसकी रेट्स नीची हैं तो फिर ये सारी चीज़ें भी नीचे होती चली जाएंगी। साहसी एवं नव प्रवर्तन। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए तकनीकी ज्ञान के उपयोग और नव प्रवर्तन के लिए साहसी की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। जिस देश में योग्य साहसियों का अभाव है वहाँ पर विकास के लिए निवेश की कमी हो जाती है, या फिर वहाँ पर नई नई संभावनाएं नहीं हो पाती है। पुरानी परिपाटी पर ही उद्योग धंधे चलते आ रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी को अपनाना थोड़ा जोखिम लगता है लोगों को, और अगर साहसी है तो वो नव प्रवर्तन की संभावनाएं होती है वहाँ पर। श्रम कानून तथा श्रम दशाओं की हम बात करें, लेबर लॉज एंड लेबर कंडीशंस की बात करें हम, श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन ही नहीं वरन समस्त आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत भी है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए आपके पास में पर्याप्त मात्रा में कुशल श्रम शक्ति होनी चाहिए। श्रमिकों के लिए सही और अच्छी कार्य दशाएं, अच्छे औद्योगिक संबंध भी होने चाहिए जिनके लिए समय समय पर कानून बनाए जाते रहे हैं, और श्रम कानून के द्वारा श्रम दशाओं को संतुलित और अच्छे बनाए जाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। अगर श्रम जो है आपका वो निगेटिव रूप से प्रभावित हो रहा है तो आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो भी निगेटिव ही रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा प्रणाली एवं कौशल विकास व्यवस्था। जी हाँ, ये भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। देश में तीव्र विकास और रोजगार वृद्धि के लिए शिक्षा प्रणाली विकासोन्मुख, कौशल विकास व्यवस्था रोजगारोन्मुख होनी चाहिए। आपकी शिक्षा व्यवस्था तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास जो है वो रोजगार प्रदान करने वाला होना चाहिए, अन्यथा विकास की दर धीमी हो सकती है। लास्ट पॉइंट जो रहा है इस चैप्टर का भी और इस अन्य दशाओं का भी, वो है विदेशी सहायता एवं विदेशी निवेश। विकासशील देशों में पूंजी निर्माण की गति धीमी होती है, पूंजी की कमी होती है। इसके अलावा इन सब ये पूंजी की कमी और धीमी गति के कारण विदेशी सहायता और विदेशी निवेश को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। वे क्या करते हैं, आर्थिक विकास को गति देते हैं, इसलिए यह भी आर्थिक पर्यावरण का प्रमुख अंग है। विदेशी सहायता और विदेशी निवेश कहीं न कहीं आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इसलिए यह कहना पर्याप्त है कि आर्थिक पर्यावरण पर कई घटकों का प्रभाव पड़ता है। उनके अनुकूल अगर प्रभाव पड़ेगा तो आर्थिक पर्यावरण सुधरेगा, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन यदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो आर्थिक पर्यावरण भी बिगड़ जाएगा। इसलिए सरकार द्वारा समय समय पर ये प्रयास किए जाते हैं कि इन विभिन्न घटकों में संतुलन बना रहे, समन्वय बना रहे और ये आर्थिक पर्यावरण के अनुकूल बने रहे, ताकि देश के सर्वांगीण विकास के मार्ग को प्रशस्त किया जा सके, रोजगार बढ़ाया जा सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके, आय बढ़ाई जा सके और अर्थव्यवस्था की स्थिरता के साथ साथ विकास की ओर अग्रसर हुआ जा सके। यहाँ आपका चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू।